हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप लोग इसका पार्ट 1 देख लो, उसके बाद आप लोगों को पार्ट 2 समझ आएगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। इसी बीच एयरपोर्ट की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचते ही झाओ याकी ने तुरंत अपना फोन निकाला और सुन हाओ को फोन लगाया। जोर जोर से रोते हुए उसने विलाप किया, हनी एयरपोर्ट पर मेरी पिटाई हो गई। तुम्हारी पिटाई हो गई? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई? झाओ याकी का फोन उठाते ही सुन हाओ गुस्से से फट पड़ा। वह बेवकूफ लिन फेंग था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैं सीधे उससे टकरा गई। झाओ याकी ने नफरत से भरा चेहरा बनाते हुए ये शब्द थूकते हुए कहे, लिन फेंग। वह जेल से बाहर आ गया। लिन फेंग का नाम सुनकर सुन हाओ एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट रुको, वह कायर जेल से बाहर आ गया। उसकी इतनी हिम्मत कि वह तुम पर हाथ उठाए। इसके अलावा तुम इस बार अपने साथ 2 बॉडीगार्ड भी लाई थी। क्या उन्होंने तुम्हारी रक्षा नहीं की? हनी, लिन फेंग ने जेल में शायद कुछ मार्शल आर्ट के हुनर सीख लिए हैं। वह बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। झाओ याकी ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे दोनों बॉडीगार्ड न सिर्फ उसका मुकाबला नहीं कर पाए, बल्कि जब वह मुझे पीट रहा था तो उन्होंने बीच में आकर उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं की। उन्होंने तो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मैं तो गुस्से से आग बबूला हूँ। क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है? सुनहाओ ने चिंता से पूछा। उस कमीने ने मुझे 2 थप्पड़ मारे, मेरे बाल पकड़े और मेरा सिर नीचे झुका दिया ताकि मैं उसकी बुढ़िया माँ के आगे झुकूं। झाओ याकी रोते हुए बोली और दर्द से कराह उठी जब उसके माथे में तेज दर्द उठा। मेरा चेहरा सूज गया है और मेरा माथा फट गया है। तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। मैं उसे इसकी सजा दिलवा कर रहूंगी, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे जेल में मरने नहीं दिया। मैं उस पर पहले ही काफी रहम कर चुका हूँ। ये सोचकर भी हैरानी होती है कि जेल से बाहर आने के बाद भी उसमें तुम्हें मारने की हिम्मत कैसे हुई। उसे सच में मौत का मतलब नहीं पता। मैं अभी अपने आदमियों को इकट्ठा कर रहा हूं ताकि उसे ढूंढ सकूं। जब तक मैं उसकी कमबख्त टांगें तोड़ नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसी बीच एयरपोर्ट के वीआईपी चैनल के निकास पर 3 लोग खड़े थे। मैडम, झोउ परिवार निकास पर इंतजार कर रहा है। क्या वे आपको लेने आए हैं? लिन शियावान ने पूछा जब उसने दूर से उन तीनों को देखा, जिनमें एक बुजुर्ग आदमी, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक नौजवान शामिल था। जिस झोउ परिवार की वह बात कर रहा था वह कभी जियांगनान प्रांत का सबसे मशहूर रईस परिवार हुआ करता था। खुद ओल्ड मास्टर झोउ ने कभी जियांगनान में एक इलाकाई सरदार के तौर पर राज किया था। हालांकि 10 साल पहले एक बड़ी मुसीबत आई थी जिसने परिवार की किस्मत को जबरदस्त झटका दिया था। फिर भी इतनी बड़ी मुश्किल के बाद भी झोउ परिवार एक ऐसी हस्ती बना रहा जिसे कोई छू नहीं सकता था और उसने जियांगनान के रईसों की सबसे ऊंची जमात में अपनी जगह मजबूती से बनाए रखी। नहीं, शेनरोशी ने जवाब दिया और धीरे से अपना सिर हिलाया। जियांगझोउ की उसकी यह यात्रा पूरी तरह से अचानक लिया गया फैसला था और उसने अपने इस प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया था। 1 मिनट बाद शेनरोशी निकास पर पहुंची और मुस्कुराते हुए उन तीनों में सबसे बुजुर्ग आदमी ओल्ड मास्टर झोउ का अभिवादन किया। आप जियांगझोउ कैसे पधारे? दादाजी झोउ, मैं यहाँ जियांगझोउ में कुछ कारोबारी काम से आई हूँ, शेनरोशी ने बेफिक्री से जवाब दिया। फिर अनजान बनने का नाटक करते हुए उसने पूछा, मुझे यह जानने की उत्सुकता है, आखिर वह कौन हो सकता है जिसके स्वागत के लिए आप खुद एयरपोर्ट तक आए हैं? बस मेरा एक नौजवान दोस्त, ओल्ड मास्टर झोउ ने कुछ टाल मटोल करते हुए जवाब दिया। तो आप जरूर लिन फेंग की बात कर रहे होंगे? शेनरोशी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें कैसे पता? ओल्ड मास्टर झोउ ने पूछा और थोड़े हैरान दिखे। वह मेरे प्राइवेट जेट से जियांगझोउ आया था, शेनरोशी ने समझाया। तो बस यही बात है। बूढ़े मास्टर झोउ की आंखों में एक सुनहरी चमक कौन थी। ये गलती से मानकर कि शेन रुओक्सी का लिन फेंग के साथ कोई करीबी रिश्ता है, उन्होंने जल्दी से कहा, रुओक्सी, असल में ये युवा मित्र मेरा उपकारी है। इसने हेवनली प्रिजन, स्वर्गीय जेल में मेरी जान बचाई थी। बूढ़े मास्टर जो के पीछे वह अधेड़ उम्र का आदमी जो इस समय जो ग्रुप को संभाल रहा था और उसके बगल में खड़ा जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। हालांकि उन्होंने बूढ़े मास्टर जो से पहले ही सुन रखा था कि लिन फेंग नाम के इस युवक में असाधारण क्षमताएं हैं, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतना प्रभावशाली होगा कि शेन रुओक्सी खुद उसे जेल से छुड़ाने जाएगी और अपने निजी जेट से जियांगझोउ ले आएगी। आखिर झोउ परिवार के सुनहरे दिनों में भी पूरे खानदान में सिवाय खुद बूढ़े मास्टर झोउ के, जब वह अपने चरम पर थे, किसी को भी शेन परिवार की हवेली में कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। रुओक्सी, जब वह युवा मास्टर तुम्हारे निजी जेट से आए हैं तो मुझे वह दिखाई क्यों नहीं दे रहे? शेन रुओक्सी ने समझाया। लिन फेंग अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए वह पहले ही उतर गए और आम निकास द्वार से बाहर चले गए। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, सोच रहा था कि मैं खास तौर पर वीआईपी निकास द्वार पर उनका इंतजार कर रहा हूँ। बूढ़े मास्टर झोउ ने झुंझलाहट में अपना माथा पीट लिया। जानकारी के लिए धन्यवाद रुओक्सी, मुझे कुछ और काम निपटाने हैं, इसलिए अब मैं चलता हूँ। यह कहकर बूढ़े मास्टर झोउ जल्दी से वहाँ से चले गए और अपने साथ जो जियानमिंग और जो मिंग स्वान को भी ले गए। उस शाम मेरी माँ सुकिंग और मैं घर लौट आए। हमारा घर जियांगझोउ के उत्तर पश्चिमी बाहरी इलाके में एक अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। इसकी निचली मंजिल पर एक मेडिकल क्लिनिक चलता है, जबकि दूसरी मंजिल पर हमारा रहने का ठिकाना है। घर पहुंचने पर मैंने सबसे पहले नहाने का सोचा। ठीक उसी समय एक कमर्शियल वैन क्लिनिक के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। गाड़ी के अंदर झाओ या अपना फोन उठाकर सन को कॉल करने ही वाली थी। इससे पहले कि वह नंबर डायल करना भी पूरा कर पाती, दूर से गाड़ियों का एक काफिला आता हुआ दिखाई दिया। सन हाओ गाड़ियों में से एक से बाहर निकला, जिसके साथ 30 से भी ज्यादा हटे कट्टे गुंडे थे और उनमें से हर एक के पास हथियार थे। यह देखकर उसकी पत्नी झाओ याकी चेहरे पर गहरी नाराजगी और आंखों में आंसू लिए हुए तेजी से आगे बढ़ी। तुम आखिरकार आ ही गए। उस कमीने लिन फेंग ने मुझे इस तरह पीटा है। मेरी प्यारी, तुमने कितना कुछ
सोच रहा है, सुनहाओ ने कहा। झाओ याकी की बुरी हालत देखकर उसका गुस्सा पूरी तरह से भड़क उठा। गुस्से में अपना हाथ लहराते हुए वह दहाड़ा, क्लिनिक के दरवाजों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दो। आज लिन फेंग को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ बॉस, मुख्य गुंडे ने तुरंत जवाब में चिल्लाकर कहा। अपने पीछे खड़े एक गुर्गे से लकड़ी का डंडा छीनकर उसने पूरी ताकत से क्लिनिक के शीशे वाले दरवाजे पर वार किया, जो तुरंत टूटकर बिखर गया। जो कुछ भी नजर आए सब तोड़ डालो, फिर उस कमीने को घसीटकर नीचे ले आओ। अगर उसने जरा भी विरोध करने की हिम्मत की तो उसे वहीं पर लंगड़ा कर दो। गुंडे दो टीमों में बंट गए। एक टीम ने नीचे के फ्लोर पर क्लिनिक में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जबकि मुख्य गुंडा और बाकी लोग मुझे पकड़ने के लिए ऊपर की ओर बढ़े। हालांकि जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचे, मैं सीढ़ियों के बीच वाली जगह पर प्रकट हो गया। इससे मुख्य गुंडा और उसके साथी अचानक घबरा गए और वे सब एक साथ वहीं रुक गए। लिन फेंग, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े 30 मार खां हो, तो ठीक है, लड़ते रहो। चलो देखते हैं कि आज तुम हम में से कितने लोगों का सामना कर पाते हो। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप नीचे आओ और अपनी मौत को स्वीकार कर लो, ताकि हमें अपने हाथ गंदे न करने पड़े। उसके कमबख्त पैर तोड़ दो, उसे घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर करो और याकी से माफी मंगवाओ। उस विशालकाय आदमी ने आदेश मान लिया और बस ऊपर जाने ही वाला था। असल में मेरा इरादा तुम लोगों से हिसाब किताब बराबर करने आने से पहले अपनी माँ के साथ आराम से खाना खाने का था, लेकिन इसके बजाय तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ धमके मानो मौत की भीख मांग रहे हो। एक प्रेत जैसी तेजी और फुर्ती के साथ, जो कि लैंग हे की खासियत है, मैं पलक झपकते ही उस आदमी के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। ठीक है, इससे मेरी वह मेहनत बच गई जो मुझे तुम्हें खुद ढूंढने में करनी पड़ती। बिजली जैसी तेजी से मैंने उस आदमी का गला कसकर पकड़ लिया। ये कैसे मुमकिन है? आदमी मन ही मन हका बक्का रह गया। वह ब्रदर टाइगर था, अंडरवर्ल्ड का एक कुख्यात नाम, जो अपनी जबरदस्त ताकत के लिए जाना जाता था। फिर भी इस आदमी की पकड़ में वह खुद को पूरी तरह बेबस और लाचार पा रहा था। सिर्फ एक हाथ से मैंने ब्रदर टाइगर को, जो 180 पाउंड से भी ज्यादा वजनी था, जमीन से ऊपर उठा लिया। उसे नीचे उतारो। ये नजारा देखकर ब्रदर टाइगर के पीछे खड़े गुंडे हैरान और गुस्से से भरे हुए थे, जबकि भाई हूँ खुद मुझे पूरी तरह से दहशत भरी नजरों से घूर रहा था। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, अपने आदमियों को पीछे हटने और वहीं रुक जाने का इशारा किया। उसे मेरे अंदर से एक जबरदस्त जानलेवा इरादा महसूस हुआ था, एक ऐसा आभास जो सीधे नरक की गहराइयों से आया था और जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इसी बीच सुकिन शोर सुनकर सीढ़ियों के ऊपर दौड़कर आई। नीचे हो रहे इस नजारे को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह घबराकर चिल्लाई, शाओफांग। मैं अपनी माँ की तरफ मुड़ा, उन्हें एक हल्की सी मुस्कान दी और उन्हें भरोसा दिलाने वाली नजरों से देखा, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं ठीक रहूंगा। ठीक उसी पल सुनहाओ अपनी हैरानी से बाहर आया और गुस्से से दहाड़ा, क्या तुम लोग सच में सिर्फ एक आदमी से डर रहे हो? उस पर हमला करो, तुम सब। उसे इतना मारो कि वह मरने की कगार पर पहुंच जाए। आखिरी बार मेरे लिए छोड़ देना। सुनहाओ के आदेश पर काम करते हुए भाई हूँ ने अपने दांत भींचे, अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया और एक खंजर निकाला। मुझ पर अचानक हमला करने की कोशिश की। मैंने अचानक उस पर अपनी पकड़ ढीली की और उसकी छाती पर जोरदार लात मारी। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ भाई हूँ उस वार की वजह से हवा में उड़ गया। फिर मैं सीढ़ियों से नीचे कूदा। एक के बाद एक भारी धड़ाम की आवाजों के साथ वे हट्टे कट्टे आदमी एक एक करके जमीन पर गिर पड़े, ठीक वैसे ही जैसे कटाई के समय गेहूं के पौधे गिरते हैं। महज 30 सेकंड में सुनहाओ और झाओ याकी ही नीचे की मंजिल पर बने क्लिनिक में खड़े रह गए थे। सुनहाओ और झाओ याकी मुझे पूरी तरह से अविश्वास भरी नजरों से घूर रहे थे। उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। जरा तुम दोनों को देखो, तुम दोनों गंदे कुत्तों की जोड़ी, मैंने ठंडे लहजे में कहा और सीधे उनके पास से गुजर गया। सुनहाओ, झाओ याकी और लिन फेंग को संबोधित करते हुए मैंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 5 साल जेल में सड़ने के बाद तुम लड़ने में इतने माहिर होकर बाहर निकलोगे। हालांकि सुनहाओ पूरी तरह से डरा हुआ था, फिर भी उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और अपने रसूख का इस्तेमाल करके मुझे डराने की कोशिश की। तो क्या हुआ अगर तुम लड़ सकते हो? उसने ताना मारा। ये दुनिया ताकत और जान पहचान पर चलती है। 5 साल पहले मैं सबूतों को तोड़ मरोड़ कर तुम्हें जेल भिजवा सकता था। अब मेरी एक फोन कॉल यह पक्का कर सकती है कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी वहीं सड़ते रहो। ये देखकर कि मैं चुप रहा, उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। अपनी माँ को अभी यहाँ लाओ, हमारे सामने घुटने टेको, माफी मांगो और मेरे आदमियों के मेडिकल बिल चुकाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे पुराने स्कूल के रिश्तों का लिहाज करते हुए हो सकता है मैं तुम्हारी इस जिंदगी को बख्श दूं। मैं सीधे उसके पास गया और अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। उसका शरीर अकड़ गया और उसकी आंखों में फिर से घबराहट साफ दिखने लगी। फिर भी दांत पीसते हुए वो मुझे धमकाता रहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरे पिता सन क्वांग हैं, मेरे चाचा जियांग जो पुलिस डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं ये पक्का कर दूंगा कि तुम्हारे पूरे परिवार को कभी चैन न मिले। मैंने शब्दों के बजाय अपने काम से जवाब दिया और उसको जबरदस्ती घुटनों के बल जमीन पर बिठा दिया। उसके घुटने पर जोर से टकराए, जिससे उसके पूरे शरीर में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। उसका चेहरा अपमान और गुस्से से बिगड़ गया। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है, जैसे कि वह किसी पहाड़ के वजन के नीचे कुचला जा रहा हो। यह देखकर झाओ याकी ने डर के मारे एक जोरदार चीख मारी। सहज वृत्ति से पीछे हटते हुए मैं सीधे दीवार से जा लगा और फिर कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। क्लिनिक के बाहर 5-1 जैसे अंकों वाली नंबर प्लेट वाली एक मेबैक कार जोर से ब्रेक लगाते हुए रुकी। बूढ़ा झो झो जियांगुओ बाहर निकला और अकेला ही क्लिनिक के अंदर चला गया। युवा मालिक, मैं अपने बेटे और पोते को लेकर आपसे मिलने एयरपोर्ट गया था, लेकिन जब हम आपसे मिल नहीं पाए तो हम सीधे यहाँ चले आए। जो जियांगुओ ने अपनी बात समझाते हुए तुरंत मेरा अभिवादन किया। उसी समय क्लिनिक के अंदर के दृश्य पर अपनी आंख के कोने से नजर डालते हुए
हुए उसने तुरंत स्थिति का अंदाजा लगा लिया। मेरा मूल इरादा आपको बाद में फोन करने का था, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। जियांगनान में मेरे पास पहले 2 ट्रुप के पत्ते थे और मैं तय नहीं कर पा रहा था कि सन परिवार को कुचलने के लिए किसका इस्तेमाल करूं। अब जब झो जियानगुओ खुद चलकर मेरे पास आ गया था तो मैंने वह मौका झू परिवार को देने का फैसला किया। धन्यवाद युवा मालिक। झो जियानगुओ ने मेरे शब्दों के पीछे छिपे अनकहे अर्थ को भांप लिया और उसका दिल खुशी से भर गया। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने देखा कि सन हाओ चुपके से अपना मोबाइल फोन निकाल रहा है। शांत भाव से उसने सन हाओ से कहा, युवक, अपने परिवार के बड़ों को फोन करो, उनसे कहो कि वे अपने सारे जान पहचान वालों को इकट्ठा करके तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आए। तुम कौन हो? सन हाओ ने हैरानी से घूरते हुए पूछा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक प्रकट हुआ यह बूढ़ा आदमी कौन है, या उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उसे अपने माता पिता को फोन करने के लिए कहे। झो जियानगुओ ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह दृढ़ कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ा और सुकिन, जो दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी और साफ तौर पर चिंतित दिख रही थी। नमस्ते सुजी, मैं श्री लिन फेंग का एक करीबी साथी हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात के सारे मामले श्री लिन के लिए मैं ही संभालूंगा। सुकिन ने सहज वृत्ति से जवाब दिया। उसके दिल की बेचैनी कुछ कम हो गई, क्योंकि वह भांप सकती थी कि नीचे खड़ा वह बूढ़ा आदमी असाधारण व्यक्तित्व का धनी था और निस्संदेह किसी बहुत बड़े रसूख वाले परिवार से आया था। कोई ऐसा व्यक्ति जो लिन फेंग की रक्षा करने में सक्षम हो सकता था। इस बीच दूसरी तरफ जब सन हाओ ने झो जियानगुओ को खुद को लिन फेंग का जेल का साथी बताते हुए सुना तो उसकी घबराहट पूरी तरह से गायब हो गई। इसके बजाय उसने तुरंत अपने पिता सुन कियांग को फोन लगाया। पिताजी, याकी और मुझे पीटा गया है। क्या तुम्हारी चोटें गंभीर हैं? दूसरा पक्ष कौन है? वह लिन फेंग है, वही कमीना जिसे हमने 5 साल पहले जेल भिजवाया था। उसने एयरपोर्ट पर याकी को मारा और तो और उसका सिर जबरदस्ती झुकाकर उसे अपनी माँ के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। मैं याकी का साथ देने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ लाया था, लेकिन उसने उन सभी को पीट कर गिरा दिया। ऐसा लगता है कि उसने जेल में कुछ मार्शल आर्ट सीख लिया है। वह अब एक जबरदस्त लड़ाका बन गया है। साथ ही उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी है जो खुद को उसका जेल का साथी बता रहा है, और उसका घमंड तो उसकी बदबू से भी ज्यादा बदतर है। वह तो खुलेआम हमारे सुन परिवार को चुनौती दे रहा है कि हम अपने सारे जान पहचान वालों का इस्तेमाल करके उसे बचा कर दिखाएं। सुन हाओ ने सारी बातें बताई और बातों को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उस कमीने के जेल वाले दोस्त को फोन पर लाओ। यह सुनकर सुन कियांग को तुरंत 5 साल पहले की घटनाएं याद आ गईं। लिन फेंग की छवि डरी हुई और कमजोर उसके दिमाग में कौंध गई और उसके मन में जो भी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट बची थी वह पूरी तरह से खत्म हो गई। सुन हाओ ने तुरंत ऊपर झो जियानगुओ की ओर देखा। मेरे पिताजी आपसे बात करना चाहते हैं, वह इसके लायक नहीं है। झो जियानगुओ ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। उसकी आवाज में जबरदस्त तिरस्कार झलक रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को कम समझने की? सुन हाओ गुस्से से फट पड़ा। उसने तुरंत स्पीकर फोन चालू कर दिया। मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, अगर मेरे पहुंचने से पहले मेरे बेटे के सिर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम्हारे परिवारों को जियांगजो में फिर कभी शांति नहीं मिलेगी। यह देखकर कि न तो झो जियानगुओ और न ही मैंने एक शब्द भी कहा, सुन हाओ ने मान लिया कि हम डर गए हैं। ताना मारते हुए वह खड़ा हो गया। तुम लोग तो बड़े बदमाश बनते थे, अब क्या हुआ? एक शब्द भी निकालने की हिम्मत नहीं हो रही। डर गए क्या? जल्दी करो और मुझे जाने दो। अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें बख्श दूं। मैंने सुन हाओ की बात बीच में ही काट दी। मेरी आवाज ठंडी और नजरें बर्फीली और तीखी थीं। अगर तुम्हारे बूढ़े बाप के यहाँ पहुंचने से पहले तुम खड़े भी हुए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। फिर मैंने अपनी नजरें झाओ याकी की तरफ घुमाई। और तुम दोनों अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठ जाओ। ठीक है, तुम ही बड़े आदमी हो। सुन हाओ बड़बड़ाया। उसमें मुझसे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि उसके दिल में गुस्से की आग सुलग रही थी। यह देखकर झाओ याकी, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, उसके पास भी घुटनों के बल बैठने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि सुन कियांग जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर उन्हें बचा ले। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, उसने चुनौती भरे अंदाज में चीखते हुए कहा। लिन फेंग, मेरे पति का परिवार अब अरबों का मालिक है। उसके चाचा जियांगझो पुलिस डिपार्टमेंट के डिप्टी चीफ है। जैसे ही मेरे ससुर यहाँ पहुंचेंगे तुम लोगों की खैर नहीं। मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि झो जियानगुओ ने झाओ याकी पर तरस भरी नजर डाली, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हो जो मौत के कगार पर हो। 40 मिनट बाद काले कपड़े पहने 3 बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा में सुन कियांग तेजी से क्लिनिक की ओर बढ़ा। हालांकि चलते चलते उसकी नजर सामने खड़ी एक मेबैक कार पर पड़ी। हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह अचानक रुक गया। सुन कियांग को मेबैक कार देखकर उतनी हैरानी नहीं हुई जितनी उस पर लगी नंबर प्लेट देखकर हुई, जिस पर एक जैसे 5 अंक लिखे थे। उसकी घबराहट तुरंत बढ़ गई। फिर भी उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर उस मेबैक की ओर बढ़ा ताकि वह जो देखा था उसकी पुष्टि कर सके। ठीक उसी समय कार की खिड़की नीचे हुई और सुन कियांग को झो जियानमिंग और जो मिंग सुआन दिखाई दिए। मिस्टर जो, यंग मास्टर जो, आप यहाँ कैसे? सुन कियांग ने हड़बड़ाते हुए उनका अभिवादन किया। हालांकि उसके दिल की घबराहट और भी बढ़ गई थी। सुन कियांग, तुम्हारे बेटे ने मेरे दादाजी को बुढ़ा कमीना कहा है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा सुन परिवार हमारे जो परिवार की शांति भंग करता रहे? जो मिंगक्सवान ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। सुन कियांग के चेहरे के हाव भाव पल भर में ही पूरी तरह बदल गए। हालांकि जो जियानमिंग और जो मिंगक्सवान को देखते ही उसे आभास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी जो मिंगक्सवान की बातें
सुनकर वह अंदर तक कांप उठा। झो परिवार के मुखिया झो जियानगुओ भला लिन फेंग के निजी सहायक कैसे हो सकते थे? सुन कियांग को तब एहसास हुआ कि उसका सुन्न परिवार सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। यह तो गजब हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मिंग बियान का रवैया सख्त हो गया और उसने कहा, सुन कियांग, मेरे मालिक अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि वह खुद बाहर आकर तुम्हें अंदर ले जाए? नहीं मिस्टर कियाओ, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। इसी पल सन कियांग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछने के लिए भी रुकना जरूरी नहीं समझा और तेजी से क्लिनिक की ओर भागा। पिताजी, आप आखिरकार आ ही गए। क्लिनिक के अंदर सन हाओ के पैर घुटनों के बल बैठे बैठे सुन्न पड़ गए थे, लेकिन इससे पहले कि वह उठ पाता, सन कियांग गुस्से में आग बबूला होकर आगे बढ़ा और उसके सीने पर जोरदार लात मारी। धड़ाम। अचानक हुए इस हमले से सन हाओ जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर पीछे की दीवार से जोर से टकराया, जिससे उसके सिर में तेज दर्द की एक लहर दौड़ गई। पिताजी, आपने मुझे लात क्यों मारी? वह चीख पड़ा। उसकी आवाज में शिकायत और हैरानी दोनों थी। मैं तो तुझे लात मार मार कर जान से ही मार डालूं कमीने। दुनिया में इतने लोग थे जिन्हें तू परेशान कर सकता था, लेकिन तूने जाकर झो परिवार से ही पंगा क्यों लिया? क्या तू हमारे पूरे परिवार को मरवाना चाहता है? पिताजी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? सन हाओ ने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए थे। अंकल, यह लिन फेंग था, वह जेल से छूटा हुआ अपराधी जिसने पहले हाथ उठाया था। उसने हम पर पहले हमला किया और हमें जमीन पर घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। ठीक उसी समय झाओ याकी खड़ी हो गई। सन हाओ की तरह उसे भी अभी तक स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था और उसने स्वाभाविक रूप से अपना बचाव करने की कोशिश की। झाओ याकी को जवाब में बस एक जोरदार थप्पड़ मिला जो उसके गाल पर पड़ा। अपना मुंह बंद रख, तेरे जैसी मनहूस की वजह से हमारा सन परिवार बर्बाद होने वाला है। सन हाओ ने भी स्वाभाविक रूप से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि जब मैंने सुन कियांग की चोरी छिपे झो जियानगुओं की ओर देखने वाली नजरों में गहरा खौफ देखा तो मैं तुरंत ही स्थिति को समझ गया और मैंने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। ठीक उसी समय झो जियानगुओं ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक गहरी सख्त आवाज में पूछा, क्या तुम्हारा छोटा मोटा नाटक खत्म हो गया? उनकी आवाज सुनते ही सुन कियांग ऐसे कांप उठा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। फिर एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ वह सीधे अपने घुटनों पर गिर पड़ा। बिना कुछ कहे उसने झो जियानगुओ और मेरे सामने बार बार जमीन पर सिर झुकाना, कोवटोइंग करना शुरू कर दिया। ओल्ड जो, मिस्टर लिन, मुझे बहुत अफसोस है। ये मेरी गलती है कि मैं अपने बेटे की ठीक से परवरिश नहीं कर पाया। मेरे सामने जो महानता थी उसे मैं देख ही नहीं पाया। मैं आपसे विनती करता हूँ, अपनी असीम उदारता दिखाते हुए कृपया हमारे सुन परिवार को इस बार बख्श दें। जरा रुको, इतनी जल्दी सिर झुकाने की क्या जरूरत है? अभी फोन पर तो तुम बड़े नवाब बने फिर रहे थे, है ना? तुमने मुझे और युवा मालिक को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी थी और कसम खाई थी कि तुम यह पक्का करोगे कि हमारे परिवारों को कभी शांति न मिले। ओल्ड जो, मैं गलत था, मैं बेवकूफ था। मुझे कभी भी ऐसी घमंडी बकवास नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपसे विनती करता हूँ, अपनी महान दयालुता दिखाते हुए कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। ये सब करने के बाद ही उसने हिम्मत करके धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और झो जियानगुओं की ओर गहरे खौफ और बेचैनी से देखते हुए उनके अंतिम फैसले का इंतजार करने लगा। मुझे बहुत अफसोस है ओल्ड जो, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह आप है। सुन कियांग लगातार जमीन पर सिर झुकाता रहा जब तक कि उसके माथे से खून नहीं बहने लगा। सुन हाओ और झाओ याकी इस दृश्य को देखकर सदमे में सीधे तनकर बैठ गया। झो जियानगुओ, जो मशहूर झो खानदान के मुखिया थे, ने बड़े आदर से मुझसे निर्देश मांगे। युवा मालिक, क्या यह ठीक रहेगा कि अब से आगे के मामले मैं खुद संभालूं? हालांकि इस बूढ़े झो का एक अपना उसूल है, अगर मैं किसी को कुचलता हूं तो उसे पूरी तरह जमीन में मिला देता हूं, यह पक्का करते हुए कि वह फिर कभी उठ न पाए। सुन कियांग पूरी तरह से डर गया था। वह जल्दी से दया की भीख मांगने लगा। मिस्टर लिन, मैं अपने इस नालायक बेटे की तरफ से आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। आपके क्लिनिक को हुए नुकसान के बदले मैं आपको 10 मिलियन का मुआवजा दूंगा, नहीं बल्कि 100 मिलियन, या आप खुद ही अपनी कीमत बता दें, जो भी लगे। बस आप सुन परिवार को बख्श दें, हम कोई भी रकम देने को तैयार हैं। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। झो जियानगुओ ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और मामले को सुलझाने में जुट गया। उसका पहला फोन एक पुराने शागिर्द को गया, एक ऐसा आदमी जिसने पिछले 10 सालों में अपने करियर की 2 बड़ी रुकावटों को सफलतापूर्वक पार किया था और अब जियांगनान इलाके की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक था। झो जियानगुओ ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर बात की और उसे बताया कि कैसे सुन हाओ और उसके साथियों ने क्लिनिक में तोड़फोड़ की थी। उस शागिर्द ने वादा किया कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि पुलिस इस मामले में पूरी सख्ती से कार्रवाई करे और किसी भी तरह की नरमी न बरते। फोन रखने के बाद झो जियानगुओ ने तुरंत एक दूसरे शागिर्द को फोन किया और उसे सुन ग्रुप के अंदर चल रही गंभीर टैक्स चोरी की समस्याओं के साथ साथ बड़े पैमाने पर बैंक लोन में की गई कथित धोखाधड़ी के बारे में आगाह किया। उस शागिर्द ने तुरंत बैंकिंग और टैक्स दोनों विभागों से जांचकर्ताओं को सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजने का वादा किया। उसने हमें भरोसा दिलाया कि एक बार सबूतों की पुष्टि हो जाने पर इस मामले से पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। इसके बाद झो जियानगुओ ने तीसरा फोन किया, इस बार उस व्यक्ति को जो ठीक दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। मैं बैग के अंदर झो जियानमी इस बार पूरी तरह से हुक्म चलाने वाले अंदाज में ने अपने आदेश दिए। एक बार कानूनी मामलों से निपटारा हो जाए तो झो ग्रुप को अपर रियलम में अपने सारे संसाधन जुटाकर सन हाओ के करियर को ब्लैकलिस्ट कर देना है और उसे पूरी तरह से दिवालिया बना देना है। जब तक झो जियानमिंग ने ये तीनों फोन कॉल पूरे किए, सन क्वांग
बेजान होकर जमीन पर गिर चुका था। वह उन कॉल से पैदा हुई भयानक ताकत को अच्छी तरह समझता था, ऐसी ताकत जो पूरे सन क्लैन को जियांगजो के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा सकती थी। पूरी तरह से निराशा में डूबकर सन क्वांग की नजर अचानक मुझ पर पड़ी। ऐसा लगा मानो उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। अपना सारा गुस्सा सन हाओ और झो याकी पर निकालते हुए वह जोर से चिल्लाया, अरे बेवकूफों, क्या तुम बस वहीं खड़े रहोगे? अपने साथ खड़ी उस मनहूस को लेकर जाओ और मिस्टर लिन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो अभी। सन क्वांग के इस गुस्से भरे आउटबर्स्ट से सन हाओ अचानक होश में आया और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बिना एक पल भी सोचे वह मेरे सामने जमीन पर गिर पड़ा और घुटने टेकर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।